हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 22वां, जिसमें हम एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएसटी का 22वां प्रैक्टिस सेट जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसमें जीएस पूछा जाता है, सभी के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद में किस पार्क में आत्म बलिदान किया था? ऑप्शन ए गांधी पार्क, ऑप्शन बी नेहरू पार्क, ऑप्शन सी अल्फ्रेड पार्क, ऑप्शन डी आनंद भवन। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अल्फ्रेड पार्क, जिसका नाम अब बदलकर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अपना आत्म बलिदान दिया था, जिसका नाम अब बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। और ये जैसे प्रयागराज में है, इसका पहले नाम इलाहाबाद था। और ये घटना जो घटी थी वो 27 फरवरी 1931 को, ये डेट भी आपको याद रखनी है, 27 फरवरी 1931 को ये घटना घटी थी। और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान जब उन्हें लगा कि अब बच नहीं पाएंगे तो उन्हें खुद को गोली मारकर प्राणों की आहुति दे दी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और उनकी शहादत के बाद अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनके साहस और बलिदान को सम्मानित करने के लिए पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर आज़ाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपना आत्म बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1925। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ये तारीख भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था और ये घटना लखनऊ के आसपास काकोरी स्टेशन के पास हुई थी, जहां हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के लिए ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी स्टेशन के पास। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो संगठन था क्रांतिकारियों का, उनके द्वारा जो ट्रेन की जो डकैती की गई थी इस काकोरी कांड में, तो इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सोने की खदानें भारत में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। सोने की सबसे ज़्यादा जो खदानें पाई जाती हैं वो कर्नाटक में पाई जाती हैं, कोलार और हुट्टी क्षेत्र में। और इसके अलावा भी जैसे कई क्षेत्रों में जैसे पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान हो गया, बिहार, उड़ीसा और कई राज्यों में भी सोने की खदानें पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोने की खदानें हैं वो कर्नाटक में ही पाई जाती हैं। और वर्तमान में कर्नाटक में हुट्टी गोल्ड माइंस देश की एकमात्र चालू सोने की खदान है, तो ये भी याद रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो सोने की खदानें हैं वो कर्नाटक में हैं, और इसके अलावा भी राजस्थान और उड़ीसा में भी हैं। राजस्थान में जैसे हो गया भुकिया जगपुरा गोल्ड बेल्ट, यहाँ पे सबसे बड़ा सोने का क्षेत्र है। और उड़ीसा में देवगढ़ और केवंझर ज़िले में है। और जैसे अन्य राज्य मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी सोने के भंडार पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जो जिला है वहाँ पर भी सोने के भंडार पाए जाते हैं, वहाँ भी कुछ मात्रा में सोना पाया गया है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे ज़्यादा सोने की खदानें कर्नाटक में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, खनिज संसाधनों का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी परिवहन में, ऑप्शन डी शिक्षा में। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खनिज संसाधनों का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो उद्योगों में होता है, क्योंकि खनिज का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था का भी एक ये हिस्सा है। और विशेष रूप से प्राथमिक क्षेत्र जहाँ कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है। खनिजों का उपयोग निर्माण सामग्री, पेंट, कांच, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो जो खनिज होते हैं ये कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में,
और इसके अलावा द्वितीय क्षेत्र में भी जैसे जो विनिर्माण का कार्य होता है उसमें भी खनिजों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। और जैसे औद्योगिक उत्पादन में एल्युमिनियम हो गया, जो हल्का, मजबूत और टिकाऊ होता है, का उपयोग विमान, जहाज और कार बनाने में होता है। जो एल्युमिनियम होता है उसका विमान बनाए जाते हैं। और निर्माण सामग्री में जैसे कई खनिजों का उपयोग निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट में उपयोग होता है। ईंट और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे क्वार्ट्ज के से प्राप्त सिलिकॉन का उपयोग कंप्यूटर उद्योग में होता है। और अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। तो इस तरह के जो खनिज होते हैं उनको सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो औद्योगिक क्षेत्र में ही होता है। और तांबे का उपयोग पाइप और तार बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए पृथ्वी की आकृति, ऑप्शन बी जीव एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंध, ऑप्शन सी खनिजों का अध्ययन, ऑप्शन डी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जीव एवं उनके पर्यावरण के मध्य जो संबंध होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। या पारिस्थितिकी का अध्ययन जो होता है वो जीव और पर्यावरण के बीच का अध्ययन किया जाता है इसमें। तो पारिस्थितिकी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन है। यह उन तरीकों का अध्ययन करता है जिसमें जीवित प्राणी और भौतिक पर्यावरण के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। तो जीवित प्राणी और पर्यावरण जैसे पारिस्थितिकी जीवों और बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक उनके आसपास की भौतिक दुनिया जैसे हवा, पानी, तापमान के बीच संबंधों की जांच की जाती है। इसमें सूक्ष्म जीव से लेकर और बड़े जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल जो व्हेल मछली होती है, जो सबसे बड़ा जीव होता है, वह उससे छोटे से लेकर बड़े तक के जीवों का और उसका जो पर्यावरण के जो संबंध होता है उनका अध्ययन किया जाता है। और जैसे पारिस्थितिकी में हवा, पानी हो गया, तापमान हो गया, इन सब का जो जीवों के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है उसका अध्ययन शामिल है। और पारिस्थितिक तंत्र, यह अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के लाभों और पृथ्वी का उपयोग कैसे किया जा सकता है इस पर भी प्रकाश डालता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी जानवर, ऑप्शन डी हवा। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जानवर। जैविक घटक किसी पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीवित प्राणी होती हैं जिसमें पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। तो जैविक घटक जो होती है जिनमें जो जीवित प्राणी होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, चाहे वो सूक्ष्म कवक हो गया, या फिर जानवर, पौधे, जो भी जीवित प्राणी होते हैं वो सभी जैविक घटक कहलाते हैं। और इनमें पोषण वृद्धि के आधार पर उत्पादक हो गया वो हरे पौधे हो गए, और उपभोक्ता हो गया वो जानवर हो गया, जीव हो गया, और अपघटक जो जीवाणु होते हैं में विभाजित किया जाता है। और ये जीवित घटक आपस में और अजैविक घटकों के साथ क्रिया करते हैं। तो जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं उनका आपस में ही जो क्रिया होती है तो वो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ही कहलाती है। तो उत्पादक जो होते हैं वो हरे पौधे हो गए जो अपना भोजन बनाते हैं, और उपभोक्ता होगा जो भोजन ग्रहण करते हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता जैसे शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और तृतीय उपभोक्ता होगा जो सर्वाहारी होते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खाते हैं। और अपघटक हो गए जो जीवाणु और कवक जैसे हो गया सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीर को सड़ाकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं। तो जो अपघटक होते हैं वो बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जैविक घटक जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। धन विधेयक को कौन सा सदन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों सदन, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, और राज्यसभा में नहीं। इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। और राज्यसभा जो धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित कर सकती है बल्कि केवल सिफारिश कर सकती है।
राज्यसभा जो होती है वो धन विधेयक को स्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती है। सिर्फ लोकसभा में ही ये प्रावधान है कि लोकसभा ही धन विधेयक को उसमें प्रस्तुत किया जाता है और उसको पारित कर सकती है, जिन्हें लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार भी कर सकती है। तो जो धन विधेयक पेश किया जाता है वो सिर्फ लोकसभा में ही किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा इस विधेयक को वापस भेज सकती है, लेकिन इसे केवल 14 दिन की अवधि के भीतर वापस करना होगा और इसकी सिफारिशों को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो जो राज्यसभा जो धन विधेयक को राज्यसभा में जो जाता है तो वो उसको स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, लेकिन वो उसको लोकसभा जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होती है और 14 दिन के भीतर उसको ये वापस करना होता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी विधेयक के पारित होने के बाद अंतिम स्वीकृति किसकी आवश्यक है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति या तो अपनी सहमति दे सकते हैं या विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं, धन विधेयक को छोड़कर। क्योंकि जो धन विधेयक होता है उसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो विधेयक को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है और यदि राष्ट्रपति विधेयक पर सहमत होते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है और पुनर्विचार के लिए अगर वापस भेज देते हैं तो राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि सदन इसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी होती है। अगर राष्ट्रपति के पास ये दोबारा जाता है और लोकसभा इसको पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी पड़ती है और कुछ मामलों में राष्ट्रपति अपनी सहमति रोक सकते हैं। तो कुछ उनके पास वीटो पावर होती है इसके अधीन वो कुछ विधेयकों में अपनी सहमति नहीं भी दे सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देनी होती है और वह इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं। जैसे संविधान संशोधन जो होता है उस पर उनको सहमति देनी पड़ती है, इसको वो वापस नहीं भेज सकते हैं राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में है और यह अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों के बीच एक बाघ अभयारण्य है और जो वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र भी है। ये भी आपको याद रखना है कि अलवर जिले में ये बाघ अभयारण्य क्षेत्र है। सरिस्का जो है वो बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, बाघों के संरक्षण के लिए। तो ये अलवर जिले में पड़ता है और अरावली पहाड़ियों में स्थित है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1955 में एक वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में है। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पेट्रोलियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख केंद्र गुजरात की खंबात की खाड़ी के आसपास भारत में पेट्रोलियम उद्योग के कई केंद्र हैं, लेकिन गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है, लेकिन जो मुख्य केंद्र है वो गुजरात है। इसे देश की पेट्रो राजधानी माना जाता है और यह जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सहित कई बड़ी रिफाइनरियाँ और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी हैं। इसके अतिरिक्त असम, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण पेट्रोलियम केंद्र हैं। तो जो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उद्योग होता है वो गुजरात के पास जो खंबात की खाड़ी है वहाँ पे होता है। तो गुजरात ही इसकी पेट्रो राजधानी कहा जाता है। और इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में है और असम में भी है। असम में भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी में तेल का क्षेत्र है। जो सबसे पुराना जो तेल रिफाइनरी है वो असम में है, लेकिन वर्तमान में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का
उद्योग है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो ये थे हमारे एसएसटी के 10 प्रश्न। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही अच्छी चलती रहे। धन्यवाद।